हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आइए चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था मैकडूगल साहब ने। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के पुस्तक है के लेखक हैं सीयर्स महोदय जी। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो भारत में सन 1986 में सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता है आत्म जागरूकता, अर्थात व्यक्ति को जागरूक करना ही जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। जीवन कौशल किसे कहते हैं? तो व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला ही जीवन कौशल कहलाती है। अर्थात व्यक्ति जो होता है उचित निर्णय ले सके, मतलब कि कोई गलत निर्णय ना ले और भावनाओं में संतुलन स्थापित करे, मतलब घबराए वगैरह ना, तो उसको जीवन कौशल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एवं विद्यार्थियों में तनाव की समस्या एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? तो बच्चों में विद्यार्थियों के तनाव की समस्या को हल करना, मतलब उसके लिए उसे व्यक्ति को जीवन कौशल आना चाहिए। मतलब जीवन में क्या है उसकी एक कौशल होता है, उसको आना चाहिए, जिससे वो आत्महत्या की प्रवृत्ति, मतलब दूसरे व्यक्ति को समझा बुझा कर सही रखे। तो इसके लिए व्यक्ति को जीवन कौशल का ज्ञान अति आवश्यक होता है, मतलब उसे आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर किया जा सके बच्चे की। जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है तो उसे ये नहीं करना चाहिए कि वो आत्महत्या कर ले। ठीक, उसे नेक्स्ट एग्जाम में फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। यही एक जीवन कौशल है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल एवं बुश ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, अर्थात बालक को ध्यान में रखकर शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। मतलब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो कुछ भी है वो बालक ही है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। ये कथन किसका? तो ये कथन है स्टेंग महोदय का। मतलब जो बालक जो होता है वह 2 वर्षों में अपने जीवन की आधारशिला रखता है, ये स्टेंग महोदय का कथन है। किस विधि के द्वारा बालकों के असामान्य व्यवहार, भावना, ग्रंथियों और सामाजिक रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकता है? जब व्यक्ति की कोई व्यवहार गलत हो रहा है, उसकी भावना और ग्रंथियों तथा मानसिक रोग का निदानात्मक विधि द्वारा उसका कारणों का पता लगाया जा सकता है तथा उपचारात्मक विधि द्वारा उनका उपचार किया जाता है, अर्थात उनका निदान किया जा सकता है। टीएटी परीक्षण किसके द्वारा मापन होता है? टीएटी जो है वह व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें व्यक्तित्व के परीक्षण होता है टीएटी परीक्षण में। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसका कथन है? तो यह है किर्कपैट्रिक महोदय का। किशोरावस्था को तनाव व तूफान का काल भी कहा जाता है, लेकिन ये कथन है किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, यह है किर्कपैट्रिक जी का। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है समग्र रूप, अर्थात संपूर्ण रूप में। आगे देखते हैं। प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रेरणा का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने। हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी? तो हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक लिखी है फ्रांसिस गाल्टन ने। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप लोग जरूर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण का कार्य किया था? तो विलियम वुंड ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी तथा इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय तो दिया था बिने साइमन ने। आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, ये कथन किसका है? ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर शुरू की गई है? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है वह ब्लॉक स्तर पर चालू की गई है तथा इसका जो कुछ कार्य
कर्ता धर्ता जो होता है वह होता है डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क जो है वह राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर तैयार करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ ए एंड सी। आगे देखते हैं भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत कब हुई थी। तो 1854 बुध के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत हुई थी तथा बुध के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 43 सदस्य हैं। दी लाज किसकी पुस्तक है। दी लाज जो है वह प्लेटो की पुस्तक है। आगे देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती है। तो बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत जो होती है प्रवज्जा संस्कार से होती है तथा प्रवज्जा संस्कार जो है इसकी प्रारंभ होने की उम्र जो है वह 8 वर्ष है। एक वेद का ज्ञाता क्या कहलाता। तो एक वेद का जिसको ज्ञान होता था वह वैदिक कालीन में स्नातक कहलाता था। एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता था। 2 वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता था। 2 वेदों का ज्ञाता जो था वो वसु कहलाता था। 3 वेदों का ज्ञाता रुद्र कहलाता था और जिस व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान होता था वह आदित्य कहलाता था। बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों की थी। तो बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह 12 वर्ष की थी। ये 8 वर्ष से प्रारंभ होकर 20 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, तो बौद्धकालीन कुल प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह 12 वर्ष की होती थी। बच्चे का मन कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन किसका है। तो बच्चे का मन कोरी स्लेट की तरह ये कथन है रूसो का। और एक और इससे सिमिलर ही वाक्य आता है, मतलब उन्होंने दिया था वाक्य बच्चों का मन कोरी स्लेट है, ये कथन किसका है। मतलब इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि बच्चे का मन जो है वह कोरी स्लेट है, तो ये कथन है प्लेटो का। और अगर ये पूछेगा बच्चे का मन कोरी स्लेट की तरह है तो ये कथन हो जाएगा रूसो का। ये एक दूसरे से मिलते हुए हैं, इसमें ये कंफर्म थे और ये कंफर्म नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो एचआरडी मिनिस्टर होता है। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ की समिति किसकी संस्तुति थी। तो यशपाल समिति के अनुसार बच्चे को शिक्षा बिना बोझ की दी जानी चाहिए, यह संस्तुति यशपाल समिति की थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जिला स्तरीय समिति का जो अध्यक्ष होता है वह डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता था। तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। तो ये अरस्तु ने कहा है तथा ये आत्मा के विज्ञान जो प्राचीन काल में ये जनक भी माने जाते हैं अरस्तु। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो लॉरेंस कोहलबर ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो वह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो होता है अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने लगता है तथा उसमें विभेद करने लगता है कि ये मेरा है वो दूसरे का है। ठीक है, इस तरह से। और इसके जीन पियाजे ने और भी अवस्थाएं दी हैं, कुल 4 अवस्थाएं बताई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त, अमूर्त तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कुल 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने बालक के विचारों में नए विचारों का समावेशन हो जाने को क्या कहा है। तो इसको कहा है उन्होंने आत्मसातीकरण, अर्थात उसके पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जो सबमिट हो जाता है उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसका। तो ये कथन है बार्सन महोदय का। बालक के अंदर जो सबसे पहले होता है भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग ही विकसित होते हैं। बालक वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका। तो ये कथन है रास महोदय का। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसी के माना जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत
कौन सा है? तो एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसको राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। राजकीय सिद्धांत किसे कहते हैं? तो एक कारक सिद्धांत को ही राजकीय सिद्धांत कहते हैं। और एक कारक सिद्धांत के जो जन्मदाता वे हैं अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। यह लंदन के निवासी थे। इन्होंने पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए थे। ठीक है। और उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है। कौन सी विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? तो जब पहले उदाहरण बताया जाएगा तो वह विधि होगी आगमन विधि, और जिसमें पहले नियम बताया जाएगा तो वह विधि होगी निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? पहले देखा जाएगा, फिर सुना जाएगा और समझा जाएगा। तो यह विधि है प्रदर्शन विधि। क्योंकि पहले जब हम लोग जाते हैं तो पहले उस चीज़ को देखते हैं, तो उसके बाद उसके सुनते हैं ये इसकी आवाज़ कैसी है, फिर उसके बाद समझते हैं हाँ ये कौन क्या है। ठीक है, कौन सा जानवर है या कौन सी वस्तु है, उस प्रकार से हम उस पर अपना विचार कर सकते हैं, विचार करते हैं कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है। तो यह विधि जब हम लोग प्रदर्शन विधि पर ही आधारित है। जब हम देख के उसको सीखते करते हैं, अर्थात वो चीज़ प्रदर्शित होती है तब मुझसे समझ में आता है कि ये कौन सी विधि है। तो ये विधि है प्रदर्शन विधि। आगे देखते हैं। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? पहले देखा जाएगा, सुना जाएगा, बोला जाएगा। तो यह है प्रयोगात्मक विधि, जो भी देख चुके हैं। किस विधि में शिक्षण विधि का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में सबसे पहले शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। पहले देखा जाएगा, सुना जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा। ठीक है, तो वो होगी प्रयोगात्मक विधि। और इसमें क्या था? देखा, सुना और समझा जाएगा, तो वो होगी प्रदर्शन विधि। इसमें पहले देखा जाएगा, सुना जाएगा, बोला जाएगा, तो इसलिए यह है प्रयोगात्मक विधि। इतना आप अंतर समझ लीजिए। आगे हम देखते हैं। करके सीखने पर कौन सी विधि बल देती है? तो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सीखेंगे, तो ये प्रयोगशाला विधि पर ही आधारित है। अर्थात इसमें बच्चा जो है अपना पहले सीखेगा, उसके करके सीखेगा, फिर इसलिए तो ये प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि ये प्रयोग पर ज़्यादा बल देती है। किंडरगार्टन विधि या एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं फ्रॉबेल। यह विधि खेल पर आधारित है, अर्थात बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए। और किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रॉबेल महोदय। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा सिद्धांत दिया था जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, तथा इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, इसके कारण इनकी निंदा भी हुई थी। कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोलर जो थे वह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे, तथा इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं में चिंतन आरंभ कर देता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है तार्किक रूप से वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में चिंतन आरंभ कर देता है। इसकी एज जो होती है वह होती है 7 से 11 वर्ष। और जब ये पूछा जाएगा बच्चा कौन सी अवस्था में अमूर्त रूप से चिंतन आरंभ कर देता है, तो वह अवस्था होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद की स्टेज है। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 7वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था तथा यह नाम किसने दिया है? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान भी कहा जाता था। ये जो है पंपोनाजी ने कहा है, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था, तथा ये विलियम जेम्स व वुंट ने कहा है इसको चेतना का विज्ञान। आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहने जाने लगा? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, तथा ये वाटसन महोदय ने कहा है इसको व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी थी? तो थॉर्नडाइक महोदय ने सन 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी, तथा इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने प्रयासवत्त का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, और भी इन्होंने काफ़ी सिद्धांत दिए, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तथा बहुकारक सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।